लगातार सीखते और सिखाते रहने वाली यूट्यूब कम्युनिटी का मैं अपने चैनल फिजिक्स पाठशाला में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से वेक्टर को किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वेक्टर को स्केलर के साथ में, वेक्टर को कांस्टेंट के साथ में, वेक्टर को वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करने के क्या क्या तरीके होते हैं और किस तरह से अपने को आउटपुट मिलता है उसके अंदर। तो हमने एक लास्ट में ये बात कही थी कि जो डॉट प्रोडक्ट और जो क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि स्केलर एंड वेक्टर जो प्रोडक्ट है, उनमें कुछ स्पेशल बात होती है। वो स्पेशल बात क्या है आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपना पहला जो अभी का टॉपिक है आज के वीडियो का, वो है अदिश गुणनफल, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपन वो बातें पढ़ लेते हैं जो इसकी एक तरह से बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, या फिर जो हमें हमेशा याद ही रखनी है ना, जिनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते कि भाई ये चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड है। फिर हम बात करेंगे कि वो चीज़ें ऐसी ही क्यों है ना। ये हमारे वीडियो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है कि ये चीज़ें ऐसी ही क्यों हैं, ये चीज़ें पहले जो बनाई गई तो ऐसे ही क्यों बनाई गई, कोई दूसरा फॉर्मेट इसका क्यों नहीं बनाया गया। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं दो रैंडम गिनी हुई वेक्टर्स की। लेट सपोज कि दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इसके बीच का कोण जो है वो थीटा है। कोण देखो कैसे पता किया है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, उनको मिलाने पे जो बन रहा है वो कोण अपने पास में। और उस कोण में भी एक बात स्पेशल ध्यान रखनी है अपने को कि एक इन दोनों के बीच ये कोण भी बन रहा है, लेकिन हमें ये कोण नहीं कंसिडर करना है। इन दोनों के बीच कोण जो है वो हमेशा वही कोण लेना है हमें जो छोटा कोण है। तो हमने इसको थीटा एंगल ले लिया। तो अगर हमें कोई कहे कि इस वेक्टर और इस वेक्टर जिनके बीच में थीटा एंगल है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए आप, तो हमें बहुत सरलता से ये कह देना है कि ए व बी का डॉट प्रोडक्ट, ए व बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले तो ए डॉट बी द्वारा डिनोट होता है। एक तरह से ए डॉट बी जो है इसको प्रदर्शित करने का तरीका, जैसे आपको ये दिख जाए तो दिखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं या फिर अदिश गुणनफल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से डिफाइन होता है, इस तरह से डिनोट होता है। और डिफाइन इस तरह से होता है, देखो कि हम लेते हैं ए का वेक्टर, हम मैग्नीट्यूड, एंड बी का मैग्नीट्यूड, एंड साथ में cos थीटा। और क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली है कि ये जो रिजल्टेंट आएगा ये एक अदिश राशि होगी, तो इधर की डायरेक्शन, इधर की दिशा, इस साइड में दिशा का कोई रोल नहीं है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैं कह दूं कोई स्केलर क्वांटिटी, ये अल्फा के बराबर है। लेट्स सपोज कि अल्फा के बराबर है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू अल्फा, ए डॉट बी इज इक्वल टू अल्फा। एंड अल्फा जो है वो इस तरह से डिफाइन होता है। इसको सरल भाषा में अपन कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। तो बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपन को याद नहीं रह सकता। याद तो अपन कर सकते हैं, बट ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में डिस्कशन अपन करेंगे। लेकिन पहले इस तरह की जो सिचुएशन हमारे पास आई है, तो हम इससे क्या क्या मैथमेटिकल रिजल्ट्स पता कर सकते हैं, या फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हम इसके कुछ स्पेशल केसेस या फिर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास में, या फर्स्ट जो इसका स्पेशल केस है, कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम ए डॉट बी करें या हम बी डॉट ए करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं जो है इसी चीज को, इसको मैं b इंटू ए कोस थीटा भी लिख सकता हूं। जैसे ये आया तो ये b डॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अपन क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिव है। ये क्रम विनिमय है, यानी कि इसमें इसके क्रम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक्सचेंज किया जा सकता है, ए को बी के साथ, बी को ए के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्रम विनिमय है भाई अपने पास में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास हो गई ये। अब देखो इसकी इस तरह के नेचर के कारण, इसके कोस थीटा के कारण इसमें कुछ और अपन ऐड कर सकते हैं कि भाई अपने को ए डॉट बी का अगर मान दे दे सीधे ही कुछ, है ना, तो हम पता कर सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है। देखो ध्यान से सुनना कि अगर हमें ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है वो बता दे,
और वो उसमें कोई पर्टिकुलर मान हो तो हमें ये पता चल सकता है कि भाई उन दोनों के बीच एंगल कितना है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि अगर ए डॉट बी, या फिर इसको अपन उल्टा ले लेते हैं ना, उल्टा लेके अपन क्या कह रहे हैं कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, अगर इन दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल हो, है ना, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो देखो अपने पास ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी एंड कोस 0, ए बी कोस 0। तो ये अपने पास सीधा सीधा क्या जाएगा, ए कोस 0 जो है वो 1 होता है, इसलिए ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। मतलब ए डॉट बी नॉर्मल वाला जो अपना होता है ना मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, कि जिसमें हम कहते हैं कि 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है, राइट। तो उस तरह से ये सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अगर कोई आपको कहे कि ए डॉट बी यहाँ पे कुछ देखे और सीधा उसका मल्टीप्लिकेशन आपको एज इट इज दे रहा है, वो जैसा अपन नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि वो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, वो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। जैसे अगर आपको कोई कह दे कि एक ही डायरेक्शन में दो वेलोसिटीज हमारे पास दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड मान लो, एंड सेकंड वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में हमें दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर पर सेकंड, और एक ही डायरेक्शन में है, और इनका डॉट प्रोडक्ट करके बताओ, तो आप सीधे क्या कह सकते हो कि इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 8, सिर्फ 8, कुछ नहीं आएगा आगे, ठीक है ना, स्केलर आएगा एकदम। तो 8 इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो 2 मीटर पर सेकंड यानी कि वेलोसिटी 1 डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। थर्ड अपने पास में इसमें जो है स्पेशल केस हम ये ले सकते हैं कि इफ यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो हम क्या कहेंगे, देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 90, और कोस 90 जो है वो क्या होता है भाई, कोस 90 होता है 0, तो 0 से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। दैट इज वेरी सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को कि ये 0 हो गया। लेकिन इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि अगर आप दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो 0 आ गया, इसका मतलब आप उसके ज्योमेट्रिकल सिचुएशन देखे बिना ये बता सकते हो। मतलब आपको ग्राफ में उसको बनाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मैथमेटिकली अगर ये बताया गया है कि दो वेक्टर है ए एंड बी एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, तो आप सीधे कह सकते हो वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत है वो। तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो आपकी 11th-12th की मैथ्स है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में, और फिजिक्स में तो भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरण जिनमें आपको बार बार ऐसी चीज जो है वो यूज लेनी पड़ेगी। अब अपन इसकी लास्ट एक जो है केस के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होता है। ये सब तो हमने जो है वो ज्योमेट्रिकली देखा। अगर ये सारा ये जो चीज है हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे दी जाए, यानी कार्तीय निर्देश तंत्र में दे दी जाए अगर यही चीज, तो क्या होगा देखो। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें कह दे कि एक वेक्टर हमारे पास है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, ये क्या चीज़ है हम जानते हैं पहले से, हमने जो वेक्टर की स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन की थी उनमें हमने इसके बारे में बात की थी। और दूसरा वेक्टर हम मान लें ए आई केप प्लस बी जे केप प्लस सी के केप अगर हम कह दें, तो अब इसके अंदर अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करें इन दोनों का तो वो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा। देखो इससे हमें दो चीजें सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले देखो डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो इन दोनों को मैं साथ में लिख देता हूँ, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, एंड इसके साथ में आ जाएगा ए आई केप प्लस बी जे केप प्लस सी के केप। हमें आई केप के जे केप और के केप के बारे में पहले से पता है, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस के जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं ये। तो देखो डॉट प्रोडक्ट में हम वही अब जो डिस्ट्रीब्यूशन लो लगा देंगे, एक्स इन तीनों के साथ आएगा, वाई इन तीनों के साथ आएगा और जेड भी इन तीनों के साथ आएगा। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ एक्स इंटू ए। देखो जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में मैं लिख दूं आई डॉट आई, आई केप डॉट आई केप। देखना ध्यान से, एक्स और ए साथ में आ गया, आई डॉट आई। फिर इसी तरह से देखो वाई के साथ में बी, बाकी के पार्ट एक बार स्किप कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा जे डॉट
जे, और तीसरा z इंटू सी और k डॉट के। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म्स और आएंगे, देखो कौन कौन से आएंगे, i डॉट जे एंड i डॉट के, और साथ में जो कुछ भी आएगा एक्स बी और एक्स सी आएगा। बट हम भी अभी देख के आए हैं कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो आगे वाले जो i डॉट जे और i डॉट के, इसी तरह से जे डॉट आई और जे डॉट के, और इस तरह से तीसरा जो प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे पास 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे वापस आ जाता है तो i डॉट आई 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक अलग से सोल्व करके मैं बता देता हूँ आपको। आई केप डॉट आई केप के बारे में बात करेंगे तो ये होगा आई केप का मैग्नीट्यूड एंड कोस 0, या फिर इसको सीधा, क्योंकि हम जानते हैं 0 डिग्री एंगल है इन दोनों के बीच में, तो सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अच्छा, अब अपने को एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि यूनिट वेक्टर इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड या परिमाण कितना होता है, तो वो 1 होता है। तो 1 इंटू 1 हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। तो दीज ऑल थ्री क्वांटिटीज, ये तीनों जो क्वांटिटीज है ये हमारे पास 1 हो जाएगी। तो ये सीधा सीधा जो है डॉट प्रोडक्ट हमारे पास, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, ये होगा x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी प्लस जेड इंटू सी। तो देखो ये हमने यहाँ पे ड्राइव किया है, इसको आपको ड्राइव हर बार नहीं करना है, आपको बहुत सिंपल लेवल पे याद रख लेना है कि अगर x आई केप, y जे केप, z के केप है, a आई केप, b जे केप एंड c के केप है, तो आपको i केप का i केप के साथ मल्टीप्लाई कर देना, j केप का j केप के साथ और k केप का k केप के साथ। बहुत सिंपल है। x का सीधा a से मल्टीप्लीकेशन, y का b से और z का c से। बाकी सब 0 हो गया, एक्चुअल में हुआ तो सब है मल्टीप्लाई, बट बाकी सब 0 हो गया। ये 1 1 1 से मल्टीप्लाई हो गए, तो इनमें एज इट इज ये रह गए। तो ये जो चीज़ें हैं, हमने इन चीज़ों के बारे में बात की कि ये आपको बुक में भी मिल जाएगी, है ना, और ये बातें आपको पता होनी ही चाहिए डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये निकल के आना चाहिए माइंड में कि ये जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, दिस वन ए बी कोस थीटा, ये ए बी कोस थीटा ही क्यों हुआ। तो देखो, अब अगर अपन ये बात करें कि ये ऐसा ही क्यों हुआ, है ना, तो अपन सबसे पहले तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन वर्क का। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम वर्क का एग्जाम्पल लेने वाले हैं नेक्स्ट, तो हम ये वर्क का एग्जाम्पल लेते हैं। वर्क के एग्जाम्पल में हम सबसे पहले इसको सरल भाषा में लिख देते हैं। आपने इसको छोटी क्लास में इस तरह से पढ़ा होगा कि कार्य जो है वो होता है बल गुणा विस्थापन। अब ये गुणा जो है ना, ये क्रॉस और डॉट नहीं है, ये गुणा है अपना जो नॉर्मल है ना, जो फेमस वाला जिसको हम जानते हैं पहले से, वो है ये गुणा। तो बल गुणा विस्थापन है ये सिर्फ, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे कि अब अपन इसको वेक्टर तरीके से थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो एनालाइज करने के लिए मैं ये कह देता हूं कि लेट सपोज हमारे पास में कोई वस्तु है इस तरह से, और इस वस्तु को मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं। एक बार के लिए मैं उस फोर्स को कोई फोर्स कर रहा हूं, मैं उस फोर्स का कोई नाम नहीं दे रहा हूं, कि कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं, बस कह रहा हूं कोई फोर्स लगा रहा हूं, और उस कोई फोर्स के अंडर में ये वस्तु इस डायरेक्शन में चली गई और ये इतनी दूरी जाके और अब ये यहां पे पहुंच गई। दोनों आइडेंटिकल नहीं है, बट समझ लीजिए यही वो वस्तु है, ये यहाँ पे पहुंच गई। तो ये यहाँ से अगर मैं देखूं, तो ये इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये इसका विस्थापन हो गया, राइट। अब इस सिचुएशन को मैं दो अलग अलग टर्म्स में पढ़ने की कोशिश करता हूं। नंबर फर्स्ट कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां मैं लिख रहा हूं कि लेट सपोज इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, एक पहला फोर्स है जो इसको इसी डायरेक्शन में लग रहा है, पहला फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सीधा सीधा कह देंगे कि कार्य जो है, इसका कार्य जो है वो बराबर हो जाएगा, इसको F1 कर देता हूं, चलो, तो F इंटू एस, ये सीधा मैंने कह दिया F इंटू एस, बल गुणा विस्थापन। लेकिन अगर इसी वस्तु पे एक और फोर्स लग रहा है, बाय द वे सपोज कीजिए इस वस्तु पे ये बल इधर भी एक बल इधर और लग रहा है, दैट इज F2 लेट सपोज, और S इस डायरेक्शन में है, S इस डायरेक्शन में। तो अब आप एक बात बताइए
क्या ये F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग के इस वस्तु को उधर खिसका सकता है क्या? क्या हम किसी भी वस्तु को इधर बल लगा के उधर भेज सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। हम बल उधर लगा रहे हैं तो हमें वस्तु उधर खिसकेगी तभी जब हम बल उधर लगाएंगे। अगर नीचे बल लगा रहे हैं तो उधर वस्तु अगर खिसक रही है तो उस बल के कारण उस पे कुछ भी नहीं हो रहा है, वो बल उस पे कुछ नहीं कर रहा है, राइट। तो यहां पे अगर मैं कार्य कहूं, इस F2 के कारण अगर मैं कार्य कहूं तो मैं कहूंगा कार्य बराबर 0। कार्य डन बाय, वर्क डन बाय F2 इज 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा है भैया, इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर बल लगा रहे हो आप तो भी कुछ नहीं हो रहा है, विस्थापन तो इधर ही हो रहा है। तो विस्थापन अगर इधर हो रहा है तो डेफिनेटली किसके कारण से हो रहा है? F1 के कारण से हो रहा है। एक बार वापस देखिए, हम इस सिचुएशन को दो तरीके से पढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लेट सपोज इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, पहला F1 और दूसरा F2। पहला इस डायरेक्शन लग रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि इसी सिचुएशन को अलग अलग तरीके से अपन मान लीजिए और भी बीच में कोई और फोर्सेस अपन इमेजिन करें, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि जब ये फोर्स इधर होगा तब उसका कोई योगदान नहीं होगा इधर डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन अगर इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और मैं धीरे धीरे, ये जस्ट एज्यूम्शन है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कि धीरे धीरे मैं ऐसा सपोज करूं कि ये फोर्स मैं इस तरह से करता चला जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इधर लगाता चला जा रहा हूं, तो इसका कंट्रीब्यूशन, इसका योगदान इधर इसको खिसकाने के लिए बढ़ता चला जाएगा। मान रहे हो ये चीज क्लिक कर रही है दिमाग में? बहुत इजीली आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि इधर तो कोई योगदान नहीं है, पर धीरे धीरे ऐसा अगर अपन कर रहे हैं तो ये योगदान बढ़ता चला जा रहा है। और जब ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो योगदान मैक्सिमम हो जाएगा, और जब ये यहां होगा तो योगदान 0 होगा। तो देखो मैं इसको वापस लिख रहा हूं कि यहां पे योगदान 0 और यहां पे योगदान मैक्सिमम। यहां पे इसका जो भी इसको अपन कह रहे हैं ना, इसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन, इसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो इधर तो है 0 और इस डायरेक्शन में है मैक्सिमम। तो ये चीज जो है ये यहां से लेके और यहां तक, ये जो अपने पास सिचुएशन आई है, ये इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच पे एंगल पे डिपेंड कर रही है। अगर अपन देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री पे तो है 0 और 0 डिग्री पे है मैक्सिमम, तो हमें इसके साथ में, इस बल गुणा विस्थापन के साथ में कुछ ऐसी चीज जोड़नी पड़ेगी जो एंगल 90 होने पे तो 0 होता है और जो 0 होने पे मैक्सिमम हो जाता है। जो एंगल, जो बल एंड एस के मध्य कोण अगर 90 है तब तो वो क्या हो जाए, तब तो वो चीज हो जाए 0, और अगर मध्य कोण 0 है तब वो क्या हो जाए, वो हो जाए मैक्सिमम। हमें एक ऐसी चीज की आवश्यकता है इसके साथ में, इसलिए वो चीज हमने क्या ढूंढी भाई, लास्ट में वो चीज हमने ढूंढी F और एक S और साथ में कोस थीटा। हमने साथ में क्या ढूंढ लिया, कोस थीटा ढूंढ लिया। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा का अगर ग्राफ आप देखोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है अपने पास, है ना। आगे नहीं पढ़ेंगे अपन, ये 0 से लेके और ये π/2 या 90 तक का ग्राफ देखो तो ये यहां तो मैक्सिमम होता है और फिर 90 पे जाते ही ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये कोस थीटा हमें वो फैक्टर लेके दे रहा है, वो कोस थीटा हमें क्या लेके दे रहा है, वो फैक्टर लेके दे रहा है साथ में, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि F और S के बीच का एंगल इंपॉर्टेंट है भाई। ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं किए जा सकते, और वो एंगल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो इधर डिस्प्लेसमेंट का कोई उसमें रोल नहीं है, और अगर इधर फोर्स लग रहा है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक ही, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो फोर्स का कंट्रीब्यूशन होगा मैक्सिमम। तो यहां से अपने पास में ये दोनों चीजें अगर अपन निकाल लें तो इसके लिए सॉल्यूशन या इसको समझना या इसको एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। आप सीधा मल्टीप्लिकेशन करके ये सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सीधा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एफएस ही होगा, तो आप एफएस, इसको एफएस बोलोगे या इसको एफएस बोलोगे, यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप यहां कार्य निकालोगे तो यहां F1s होगा, यहां कार्य निकालोगे तो यहां F2s होगा। तो यहां भी कुछ ना कुछ नॉन जीरो आ रहा है अपने पास, और सिर्फ बल गुणा विस्थापन करने पे ये कंफ्यूजन आ रहा है। समझ रहे हो? तो होल एंड सोल बात ये है
कि सिर्फ बल गुणा विस्थापन कर देने से हमें कंफ्यूजन आ रहा है, हमारी फिजिक्स की कॉन्सेप्ट जो है वो वॉयलेट हो रही है, उसका कोई औचित्य नहीं रह रहा है कि भाई इधर इस बल है और इधर डिस्प्लेसमेंट है, तब तो बल लग रहा है, उसका कुछ फायदा ही है, बट इसका इसमें क्या रोल है? तो यहाँ पे इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो करना जरूरी है, और ये जीरो करना जरूरी है, इसलिए हमने इसको W को जो है वो Fs या सिर्फ बल इंटू विस्थापन की जगह Fs कोस थीटा बोल दिया। अब इस Fs कोस थीटा को ही सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिख दिया? F डॉट S लिख दिया, और डॉट जो है वो एक नोटेशन बन गया कि जैसे ही डॉट हटेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कोस थीटा है। तो यही रीजन है कि A डॉट B जो है वो आपके पास AB सेक थीटा या A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास A डॉट B जो है वो क्या है? AB कोस थीटा ही है। AB कोस थीटा ही हम A डॉट B को लिखते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम फिजिक्स की कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। इस वर्क के जैसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो इस A डॉट B से सोल्व हो सकते हैं। तो ये हमारी एक चीज़ है, हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक आपको ये आंसर मिला होगा कि A डॉट B जो है AB कोस थीटा ही क्यों होता है। तो आप लोग बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, वास्तव में आपको समझ में आया या फिर कहाँ आपको क्या दिक्कत आ रही है वो कमेंट में लिखिए। अगर आप रूड भी आंसर्स देंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप रूड होके आंसर्स दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर्स दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छी बात भी लिखिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे जो है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।